Hello guys, welcome to Digital Pathshala channel. This is Shubham Somani for you all. Like what I am taking you today is like we will discuss some of the questions based on the standing waves. Okay, हमने जो पिछला वाला मैंने जो वीडियो डाला था, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बहुत सारी चीजें ली है वो जो ट्रैवलिंग वेव्स के ऊपर है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है, स्टैंडिंग वेव्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इवन इट हैविंग सम क्वेश्चन फ्रॉम साउंड वेव एज वेल। ठीक है, तो जैसा पिछली बार हुआ था इस बार भी हम देखेंगे कि मैं आपको कुछ ना कुछ आइडिया दूंगा और उसके बाद हम लाइक इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दिस न्यूमेरिकल्स आर लाइक जस्ट ऑफ जेई मेंस लेवल। ठीक है, उसके आगे अभी हम नहीं जा रहे हैं। तो देखो, फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 12 is fixed at both the ends. It is vibrating in its third overtone with maximum amplitude A. The amplitude at a distance L by 12 from one end is, देखो, तो सपोज ये देखो, ये ऐसा दो एंड फिक्स है, इसके बीच में अपन ने एक स्ट्रिंग लगा दी, इसका लेंथ है टोटल L। ओके, ये दोनों सपोर्ट्स हैं। अब एक बात बताओ, यहां पर जो इक्वेशन हो सकती है, इक्वेशन तो ये भी हो सकती है और इक्वेशन तो हम क्या भी लिख सकते हैं, और y इज इक्वल टू ए कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी। समझ पा रहे हो क्या? हम तो ये दोनों लिख सकते हैं। अब यहां पर से कौन सी यूज होगी, यह बहुत बड़ा फैक्टर है, बिकॉज अगर आप ये वाला यूज करोगे तो यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। तो एक चीज समझो, एट x इक्वल टू जीरो, एट x इक्वल टू जीरो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखो, x इक्वल टू जीरो पे ये नोड बनेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये देखो, a साइन ऑफ जीरो इंटू कॉस ओमेगा टी। तो यहां पर देखो, यहां पर जब जीरो डालोगे तो ये जीरो नहीं बनेगा, ये कॉस ओमेगा टी बनेगा, मतलब ये कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा। तो यहां पर से देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, जीरो। मतलब विच इक्वेशन वी विल यूज दिस इक्वेशन। अब कॉस ओमेगा टी को लेट से अपन अभी मान लेते हैं टी इक्वल टू जीरो, तो ये वन हो गया। अब देखो y इज इक्वल टू ए। ओके, अच्छा लेंथ 12 है, लेंथ हो गया 12। ओके, अब लेंथ हो गया 12, थर्ड ओवर टोन है, थर्ड ओवर टोन। तो ये यहां पर कितने लूप बन जाएंगे, 4 लूप। ठीक है, ये देखो ऐसा लूप बन गए, एक ज्यादा बना दिया, कम कर दो एक, टोटल 12 है। तो यहां पर देखो ये लैम्डा, ये भी लैम्डा, तो टोटल कितना हो गया, 2 पाई बाय लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर से अपने को मिल जाएगा लैम्डा, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2L। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, एल के बराबर। यहां पर देखो 4 लूप बनेंगे, थर्ड ओवरटोन दिया है मतलब कि कितना, 4 हार्मोनी। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 लूप बन गए। अब ये देखो, ये डिस्टेंस हो गया लैम्डा और ये डिस्टेंस अगेन हो गया लैम्डा। सो लैम्डा और लैम्डा मिला के 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2L। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, L। अब के को अपन क्या लिखते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा। तो 2 पाई बाय एल मल्टीप्लाइड बाय एक्स। एक्स कितना है यहाँ पर अपने को, कितना दिया है, एल बाय 12 के लिए निकालना है अपने को, कॉस ओमेगा टी को 1 ले रहे हैं। तो ए साइन भी तो आएगा, ए साइन ऑफ पाई बाय 6 बच जाएगा। ए साइन ऑफ पाई बाय 6 इज ए बाय 2। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, the equation of a traveling sound wave along x-axis is given as s is equals to 6.0 sine of 600t minus 1.8x, where s is measured in, अच्छा, s is measured in 10 to the power minus 5 meter. So what is this amplitude is given as, amplitude is equals to 6 into 10 to the power minus 5 meter. Okay, now t is in second, x is in meter. Find the ratio of velocity of find the ratio of the velocity amplitude of the particles to the wave speed. अच्छा, ठीक है, मतलब हमें पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी क्या
रेशियो चाहिए। अब पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ए ओमेगा। नाउ ओमेगा इज इक्वल टू 600, ओमेगा इज इक्वल टू 600, तो वीपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, ए ओमेगा, है ना। और वी क्या होता है, वी होता है ओमेगा बाय वी, मतलब ये हो जाएगा के बराबर। तो यहां पर से देखो ये जो इक्वेशन है अपनी, के की वैल्यू कितनी आ रही है 1.8 इज इक्वल टू ओमेगा बाय वी, तो v इज इक्वल टू 1, आई कैन राइट ओमेगा अपॉन 1.8। okay, this is the wave velocity, substitute it over here. So let's say this ratio is coming out as n, so n is equals to vp, vp बोले तो a into omega divided by a omega, omega by 1.8, omega से omega will get cancel out, answer is coming as a into 1.8. now a is 6 into 1.8 into 10 to the power minus 5, ठीक है। तो ये रेशियो देख लो कितना आ रहा है, 10.8 into 10 to the power minus 5. So option A is correct, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या तो देखो अगला क्वेश्चन क्या अपना, द कांस्टेंट गामा फॉर ऑक्सीजन एज वेल एज फॉर हाइड्रोजन इज 1.4, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज गिवन बाय, ऑक्सीजन में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो गिवन है अपने को 480 मीटर पर सेकंड एट 927 डिग्री सेंटीग्रेड, लेट्स से T1 ले लेते हैं 927 डिग्री सेंटीग्रेड। सो आई कैन राइट T1 इज इक्वल टू 971, तो इसमें 273 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 112 केल्विन, ठीक है। अब देखो स्पीड ऑफ साउंड होती क्या है बेसिकली, अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम। अब आप बोलोगे कि भाई हमने तो आर टी बाई एम पढ़ा है, तो एक चीज याद रखो, गामा कब आता है, लाप्लास करेक्शन में। क्यों, क्योंकि देखो जब हम वाला फॉर्मूला फॉलो करते हैं तो हम लिखते हैं पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज वी हैव टेकन आइसोथर्मल प्रोसेस। अपन कौन सा मानते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। लेकिन लाप्लास करेक्शन में क्या हुआ, उसने बोला कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं हो रही, एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही है, तो अपन क्या लेते हैं पीवी रेज टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसके बाद जब डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो वो डीवी बाई वी का जो फॉर्मूला बनता है, तो डीपी बाई बी का जब आप निकालते हो डीपी बाई पी और डीवी बाई वी, तो वहां पर एक गामा आता है, तो वहां से जब अपन सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब देखो साथ में अपने को ये भी दिया हुआ है कि हाइड्रोजन में अपने को स्पीड निकालना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लेट से हाइड्रोजन की स्पीड मान लेते हो VH, ये अपने को फाइंड आउट करना है। हाइड्रोजन की जो टेम्परेचर है वो कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, सो 27 डिग्री सेंटीग्रेड कैन बी रिटन एज 300 केल्विन, ठीक है, परफेक्ट है। अब देखो भाई अपन क्या ले लो, डायरेक्टली रेशियो ले लो, VO बाई VH इज इक्वल टू, अब देखो इसका भी स्क्वायर कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, यहाँ पे से अंडर रूट भी हट जाएगा, गामा RT1 बाय M1 मल्टीप्लाइड बाय गामा RT2 इंटू M2, है ना। ये मोलिकुलर मास हो गए, गामा से गामा कट गया, आर से आर कट जाएगा, है ना। यहां पर से देखो अपने को क्या रिलेशन मिल गया, V0 बाय VH दैट इज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू T1 इज नथिंग बट 1200 अपॉन T2 इज 300 मल्टीप्लाइड बाय M2 कितना आ जाएगा 2, हाइड्रोजन है, और M1 कितना आ जाएगा 32 ऑक्सीजन का। तो V0 बाय VH इज इक्वल टू 300 से ये चले गया 4 टाइम्स इनटू में 1/16, ओके। अंडर रूट ले लेते हैं, तो VO बाय VH इज इक्वल टू कितना बन गया अपने पास 2 बाय ये कितना आ जाएगा 4, 2/4 ही आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है 2/4 ही आ रहा है। तो VH यहां से देखो VH का वैल्यू कितना मिल गया मुझे 4, मतलब बेसिकली 2V0, VH इज इक्वल टू 2V, नॉट नहीं है वो ओ है, सॉरी मैंने ही गलती कर दिया। तो VH इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 960 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 200 व्हाट इज द न्यू साउंड लेवल। सो यार आई इज इक्वल टू कितना दे दिया अपने को 200 I0,
है ना। अब देखो न्यू साउंड लेवल, साउंड लेवल को अपन कैसे लिखते हैं, 10 log I by I नॉट, सॉल्व कर लो, 10 इंटू लॉग 200 I नॉट बाय I नॉट, so ये बेसिकली बन रहा है 200, तो लॉग ऑफ 200, ठीक है। ये कितना बन जाएगा अभी देख लेते हैं अपन, तो ये आ रहा है 23 डेसिबल, ठीक है, 23.01 डेसिबल, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे इस बार क्वेश्चन भी आया है ना, आईआईटी मेंस में क्वेश्चन भी आया है कोई से पेपर में, नाम नहीं याद नहीं मुझे कौन से में आया, बट आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a source of sound S and a detector D are placed at some distance from one another. A big cardboard is placed near the detector and perpendicular to the line SD. Okay, not lying between S and D. Okay, मतलब पीछे रखा हुआ है। तो आप ऐसा समझो कि ये अगर S है, सोर्स है, ये D है, तो यहाँ पर एक कार्डबोर्ड रख दिया, ठीक है। अब क्या बोला है, away, and it is found that intensity changes from a maximum to a minimum as the board is moved through a distance of 10 centimeter. Find the frequency of the sound emitted. ठीक है, velocity of sound in air is 340 मीटर पर सेकेंड। तो यार देखो अपने को क्या क्या देके रखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर देके रखा है अपने को, और ये समझो कि ये यहां पर एक सोर्स है और यहां पर एक डिटेक्टर है। अब ये डिटेक्टर के पीछे अपन ने क्या रख दिया था, कार्डबोर्ड रख दिया था, ठीक है। यहां से साउंड वेव निकलेगी, ये ऐसे 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 साउंड वेव जाएगी, है ना। अब ये यहां पर अपने पास एक डिटेक्टर था जिसको अपन ने यहां से कितना मूव कर दिया, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पीछे ले गए, तो साउंड वेव ऐसी जाएगी जाएगी जाएगी, बाद में यहां से रिफ्लेक्ट होके भी आएगी। अब ये यहां पर क्या होता है कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यहां पर देखो क्या देखे रखा है अपने को, and it is found that the intensity changes from a maximum to a minimum, मतलब कि आपका कंस्ट्रक्टिव से क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आती है क्या बात समझ में, कंस्ट्रक्टिव से क्या बन जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये देखो पहले तो डायरेक्ट सुनाई दे रही है और फाइनली वो लौट के आ रही है ना। तो अब अपने से पूछा है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एमिटेड, ठीक है, अपने को ये कैलकुलेट करना है। अब देखो क्या हो जाएगा इस केस में, हाँ देखो क्या हो जाएगा इसमें, ये, हाँ देखो अपने को टोटल चेंज इन पाथ निकालना पड़ेगा। देखो डेल्टा एक्स क्या लेते हैं अपन, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पाथ डिफरेंस देखो 10 सेंटीमीटर गया, 10 सेंटीमीटर आया, टोटल कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। ये तो क्या हुआ, पाथ डिफरेंस। अब यहां पर देखो कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो यार जब डिस्ट्रक्टिव होता है तो अपन क्या लिखते हैं, 2n+1 लैम्डा बाय 2, और कंस्ट्रक्टिव होता है तो अपन कितना लिखते हैं, एन लैम्डा। ये होना चाहिए डेल्टा एक्स के बराबर, समझ गए बात को। तो यहां से देखो डेल्टा एक्स कितना है अपने पास, 20 सेंटीमीटर। ये देखो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से ये कितना बन जाएगा, लैम्डा बाय 2। सो यहां से देखो लैम्डा बाय 2 जो आया वो कितना आ गया मेरे पास, 20 सेंटीमीटर। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4 मीटर। अब v इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा, v की वैल्यू गिवन है अपने को कितना, 340, दैट इज इक्वल टू f, हमें फाइंड आउट करना है लैम्डा कितना आया, 0.4। सो f इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है 850 हर्ट्ज। नॉट गिवन इन आंसर, मेथड तो करेक्ट है, आंसर तो यही रहेगा, ठीक है। might be some error in the options. Let's move to the next question. An air column is constructed by fitting a movable piston in a long cylindrical tube. Longitudinal waves are sent in the tube.
by a tuning fork of frequency 680 Hz. How far from the open end should the piston be so that the air column in the tube may vibrate in its first overtone? Speed of the sound in air is even. तो यार देखो मैं यहां पर एक फॉर्मूला देता हूं कि L इज इक्वल टू 2m+1 इंटू लैम्डा बाय 4. ठीक है, ये अपना इस केस में लगेगा. ये मतलब ऐसा समझो कि इस साइड से तो कुछ भी नहीं है और इधर एक अपन ने क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया. इधर एक पिस्टन लगा दिया. अब ये पिस्टन अपने पास मूवेबल है. ठीक है, तो वो फ्री एंड के जैसे ही काम कर रहा है ना. तो यहां से देखो, अब ये m क्या होता है, mth ओवरटोन है. ये क्या बोल रहा हूं मैं, mth ओवरटोन. यार देखो ना, फर्स्ट वाले में लैम्डा बाय 4 बनता है, फिर 3 लैम्डा बाय 4 वही रखते जाओ, आंसर आ जाएगा. तो L इज इक्वल टू 2+1 इंटू लैम्डा बाय 4. सो यहां से देखो लैम्डा इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, 4l/3. बहुत ही बढ़िया. लैम्डा इज इक्वल टू कितना बन गया, 4l/3. F इज इक्वल टू नहीं, V इज इक्वल टू होता है F लैम्डा. V इज इक्वल टू कितना होता है, F लैम्डा. F अपने को पता है कितना है, 680 इंटू 4l/3. ठीक है, अब L का वैल्यू चाहिए. L का वैल्यू चाहिए तो यहां से आ जाएगा 3 इंटू 340 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 680 सॉरी. ये हो गया 1/2 टाइम्स. तो L इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 3 डिवाइडेड बाय 8. ओके, 3 डिवाइडेड बाय 8, 342 सा ये हो जाएगा. आराम से इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन. तो L इज इक्वल टू 3 मीटर में आ रहा है, 3/8 मीटर. 100 डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर. L इज इक्वल टू 4 टाइम्स काटो 25, 2 बचा रह गया, यहां पर से आ गया 12.5. सो ये हो गया 37.5 सेंटीमीटर. ठीक है, ये कितना आ गया अपना 37.5 सेंटीमीटर. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो चलो देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है अपने को. द vibrations of air in an open organ pipe of length 60 centimeter is represented by the equation P is equals to 4 sin pi x by 15 into cos of 96 pi t, where x and p are in centimeter and meter and newton per meter square and seconds. ठीक है, वाइब्रेशन आर इन विच ओवरटोन. अच्छा ठीक है भाई साहब. तो देखो, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं अपन, V/12. दिस इज द बेसिक फ्रीक्वेंसी, है ना. अब ये चीज समझो, K इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा अपने को कंपैरिजन से, π/15. और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96 पाई, है ना. ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 96 पाई. सो कैन आई राइट वेव वेलोसिटी. वेव वेलोसिटी निकाल सकते हैं यहां से अपन. कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये ओमेगा बाय वी इज इक्वल टू π/15, है ना. सो 96 पाई डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू π/15. सो v इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाइड बाय 15. सो v इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, ये कितना हो जाएगा, 90 0 9 तो ये आ रहा है 1440. ठीक है, नहीं कितना आ रहा है ये, एक मिनट. वन 1440 फालतू ही शक कर रहा था. ये कितने में आएगी, अच्छा यूनिट का भी तो ध्यान रखना है, ये आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड में. ठीक है, अब F इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन, V/12 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी. तो F इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, 1440 डिवाइडेड बाय 2 इंटू L कितना है 60, है ना. तो यहां से देखो F फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी आई है वो कितनी आ गई अपने पास, 12 हर्ट्ज. अच्छा, ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 2πf'. सो f' का वैल्यू कितना आ जाएगा, ओमेगा बाय 2π.
एफ डैश का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से मेरे पास 96 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। सो एफ डैश का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से कितना आ गया यार, ये आ गया 48, है ना। अब एफ डैश इज इक्वल टू एन इंटू एफ। सो एफ डैश का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, एन इंटू 12, तो 48, तो एन इज इक्वल टू कितना आ रहा है, फोर्थ, मतलब कि थर्ड ओवरटोन, ठीक है। फोर्थ हार्मोनी मतलब कि थर्ड ओवरटोन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? A tuning fork vibrating at frequency 800 Hz produces resonance in a resonance column tube. The upper end is open and the lower end is closed by a water surface whose height can be varied. Successive resonance, okay, successive resonance are observed at lengths 9.75 centimeter, 30.75 centimeter and 51.75 centimeter. Calculate the speed of air from this data. Okay, so देखो, हाँ, तो देखो यहां पर अपने को क्या दिया हुआ है कि ये लेंस दी हुई है अपने पास, L1 कितना आ गया 9.75, L2 कितना आ गया 30.75 सेंटीमीटर। ओके, नाउ देखो v by 2l is equals to f लिखते हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v equals to f into 2 times L2 minus L1। व्हाट आई एम सेइंग कि जस्ट वेरिएशन देखो, क्योंकि उसने रेजोनेंस बोल रखा है ना, तो यहाँ पर अपन ने डायरेक्टली बस वो यूज कर रहे हैं अपन फॉर्मूला। सो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f into 2 times of L2 minus L1। तो f कितना दिया हुआ है अपने को, 800 into 2 multiplied by 30.75 minus 9.75। अच्छा, ये सेंटीमीटर में है तो इंटू में 1/100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 336 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, हाँ, तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, a source emitting sound at frequency 300 Hz is moving along the y-axis with a speed of 30 meter per second. A listener is situated on the ground at the position 660 meter. Find the frequency of the sound received by the listener at the instant the source crosses the origin. तो यार देखो, ऐसा ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया अपना x एक्सिस, यहां पर कुछ है अपना लिसनर। अब एक बात समझो कि जब यहां से वो निकल रहा होगा तब वाला साउंड थोड़ी नहीं सुनेगा। मान लो ये सोर्स जब यहां पर था, जब वो यहां से ऐसा जा रहा था, तो जो उसने सोर्स साउंड जो इमिट करा है वो यहां पर पहुंच रहा है अभी। ठीक है, बेसिकली आपको डॉपलर इफेक्ट का डेरिवेशन टाइप से दिख जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो मान लो अगर ये एंगल हो गया थीटा, है ना, ये हो जाएगा एस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो सेम टाइम में साउंड को ट्रेवल करना है यहां से यहां तक और इसको ट्रेवल करना है यहां से यहां तक, तो इसके कारण ट्रेवल डिस्टेंस एस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू 30। तो टाइम इज इक्वल टू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 30। क्लियर है? दूसरे वाले में देखो, यहां पर साउंड किस स्पीड से ट्रेवल करेगा, v cos थीटा प्लस 330, दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड। सो यहां पर देखो क्या लिखेंगे अपन, 30 cos थीटा प्लस 330, दैट इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय t। सो t इज इक्वल टू s बाय 30 cos थीटा प्लस 330। सो यहां से देखो इसको ऊपर इक्वेट कर दो दोनों एस एस कॉस थीटा को, मतलब तो यहां से देखो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बाय 30 इज इक्वल टू 1/30 कॉस थीटा प्लस 330। ओके, सो यहां से सॉल्व कर लेते हैं, 30 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 330 कॉस थीटा माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 0।
अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, आप चाहो तो भाई आप इसको सॉल्व करो काय से, श्रीधराचार्य मेथड से, मैं सॉल्व करूंगा कैलकुलेटर से, ठीक है। तो यार देखो कैलकुलेटर में मैं डाल देता हूं वैल्यूज, है 2 डिग्री 30 माइनस 330 माइनस 30, ओहो गलत डल गई क्या, बी वाला है 330। सो कॉस थीटा की एक वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.09 और दूसरी वैल्यू आ रही है कॉस थीटा की -11। सो ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, कट कर दो। कॉस की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, कॉस थीटा की वैल्यू 0.01। अब कुछ भी नहीं करना है, बस अपने को फॉर्मूला लगाना है भाई कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सो एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी ओ, वी ओ तो है ही नहीं तो प्लस 0 डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस इनटू में एफ। माइनस वी एस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इट इज मूविंग टूवर्ड्स। तो एफ डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी मतलब कि 330 डिवाइडेड बाय 330 प्लस मतलब सॉरी माइनस कितनी आ रही थी ये 30 इंटू 0.09 मल्टीप्लाइड बाय 3000। सो एफ डैश इज इक्वल टू कितना मिल गया मुझे, यहां से इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आ रहा है 3024.79 हर्ट्ज। सो आंसर क्या मैच कर जाएगा, 3025 हर्ट्ज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द सेशन। ओके, so we will definitely meet in the next session. If you haven't subscribed to our channel, please subscribe to Digital Pathshala and send all your doubts to the pathshaladigital8@gmail.com. I will give you this mail ID in the description as well. Okay, thank you. Stay home, stay safe.